आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मेरे पास कक्षा 10 यूपी बोर्ड का गणित का पेपर है जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं। जो मेरे पास पेपर है उसका जो कोड है वो है 822 ये डब्ल्यू। पहले इसमें क्या है, पहले इसमें निर्देश दिया गया है, आपको निर्देश आराम से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको प्रश्न पे आ जाना है। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न इसमें दिया गया था वो यही है कि इसमें बताना था हमको कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। हमको इसमें 156 का अभाज्य गुणनखंड बताना था, तो हम इसमें क्या करते, इसमें हम सबसे पहले कर लेते 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा, यानी कि 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू कितना है 2। तो हमको थीटा का मान बताना। तो हमको पता है कि सेक का जो मान होता है वो 60 डिग्री कितना होता है 2 होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा तीसरा राइट आंसर। फिर इसमें अगले में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो यम का मान बताइए। इसमें हमको क्या करना था, इसमें हमको यम का मान बताना था। ये द्विघात समीकरण से चैप्टर से था। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको विविक्त कर पता होना चाहिए। विविक्त कर के लिए क्या होता है, विविक्त कर में 3 कंडीशन होती हैं। उसमें एक होता है क्या, देख लेते हैं। जब हमारा जो विविक्त कर होता है यानी कि b² - 4 ये सी, इसकी वैल्यू जब 0 होती है तब मूल हमारे क्या होते हैं, मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें से अगर हम b का मान देखेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, जैसे जो हमको दिया गया है वो है 3x² - 12x + m = 0। जब इसकी हम तुलना कर लेंगे तो देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस का होता है 4। उसके बाद ये की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यम इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाता है 144 माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस में इधर चाहते हैं 12 यम इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ से यम इक्वल टू क्या हो जाता है, यम इक्वल टू हो जाता 144/12, यानी यम की वैल्यू कितनी हो जाती है, यम की वैल्यू हो जाती 12। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से हमारा जो चौथा ऑप्शन था ये हमारा सही हो जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो घा था उसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की जो भुजा है वो कितना है, वो 2a है। इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमको बतानी थी। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या कर लेते, हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते। ठीक है, तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो क्या है, वो 2a है। ठीक है, फिर इस पर हमको क्या करना है, इसके एक शीर्ष लंब यानी हम इसके शीर्ष से क्या कर देते हैं, यहाँ एक लंब खींच लेते और इसका नाम दे देते, कुछ संभाल लेते हैं, इसका नाम हमने डी दे दिया है। देखिए समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये दूरी भी 2a होती। अब ये आधी दूरी कितनी हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो जाती सिर्फ ये, और ये वाला भी कितना हो जाता है, ये हो जाता ये। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसको हम अगर अलग से बना लें तो ये हमारा त्रिभुज बनता और नाम हो जाता है इसका ये BD, जिसमें ये वाली जो भुजा है ये 2a है और ये जो भुजा है BD ये क्या है, ये हमारा ये है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाता 2a का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ये का स्क्वायर और ये हमारा लंब क्या हो जाता है, ये d का स्क्वायर। देखिए ये हो जाता है 4 ये स्क्वायर इक्वल टू में हो जाता है ये स्क्वायर प्लस में हो जाता ये d का स्क्वायर। इसको जब 75 करते हैं तो ये हो जाता 3a का स्क्वायर इक्वल टू ये d का स्क्वायर। यहाँ से हमको ये d बराबर क्या जाता है, ये आता, देखिए ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि ये हो जाता सिर्फ ये और कड़ी में 3। तो यहाँ से हमारा तीसरा जो हमारा था वो हमारा राइट आंसर हो जाता। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना था, हमको 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं का निकालना तो समांतर माध्य। देखिए इसके लिए क्या करते, पहले हम 1 से 10 तक की सभी धनात्मक सम संख्याओं को लिख लेते, जो कि होता है कितना 2 4 6 8 और 10, और बटे में कितना जाता है। देखिए समांतर माध्य के लिए क्या होता है, सभी संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे में क्या आता है, जितनी संख्याएं हों, यानी कि कितनी संख्याएं हैं 5। तो ये देखिए जोड़ने पर आ जाता 30 और 30/5, यानी कि समांतर माध्य हमारा हो जाता 6, यानी कि ये ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाता। फिर देखिए 4 में क्या कह रहा है बिंदु P जिसका मान दिया गया और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमको यहाँ से Y का मान बताना था। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमको P का मान दिया गया है, जो कि कितना है, P का मान इसमें दिया गया है। देखिए P का मान है 2 और -3 और Q का जो मान है वो है 10 और Y, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, समझ लीजिए यहाँ P है यहाँ Q है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, PQ बराबर होता है
अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये जो पहली वैल्यू है ये क्या है, ये x1 है, और जो दूसरी वैल्यू है वो y1 है। ऐसे नीचे ये हमारा x2 है और ये क्या है, ये y2 है। अब सभी मान को हम यहाँ रख लेते हैं। देखिए PQ का मान दिया गया, मतलब दोनों के बीच की दूरी दी गई है, कितना है, वो है 10। इसका टू में क्या हो जाता x2 माइनस x1, यानी x2 की वैल्यू कितनी है 10 और x1 है 2, इसका हो जाता है स्क्वायर। प्लस में y2 का मान क्या है, y2 का मान सिर्फ y है, और y1 का मान है माइनस का 3। देखिए माइनस का 3, ये भी माइनस हो तो ये हो जाता माइनस माइनस प्लस का 3, और ये हो जाता है इसका स्क्वायर। ये 10 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और प्लस में ये हो जाता a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ लगा देते y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 2ab यानी कि 2 3 6 y, और ये सब हो जाता है अंडर रूट में। इसके बाद हम क्या करते, दोनों तरफ कर देते वर्ग, दोनों तरफ हम इसका वर्ग कर देते। वर्ग करने पे 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 100, और इधर वर्ग करते तो ये अंडर रूट हट जाता है, यहाँ से बचता 64, और जैसे देखिए 64 और 9 कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ लिया जाए तो 64 और 9 हो जाएगा हमारा 73, और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y। देखिए अगर हम 100 को क्या करें, इधर से इधर 75 करें तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, और माइनस में ये क्या हो जाता, माइनस में ये हो जाता, देखिए 100 माइनस 73 यानी कि 27 इक्वल टू में 0। उसके बाद फिर देखिए ये द्विघात का समीकरण हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 27 इसको लिख सकते हैं 9 त्रिक 27, यानी हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम कॉमन करेंगे y, तो ये हो जाएगा y प्लस 9, और यहाँ कॉमन करेंगे -3, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू में 0। तो एक बार y प्लस 9 और एक बार हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब देखिए एक बार जब y प्लस 9 इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 9, और जब y माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3, यानी y के दो मान आ जाते, एक आ जाता 9 और एक आ जाता 3, माइनस का 9 और प्लस का 3, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाता। फिर देखिए दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न फिर से वही है, यदि द्विघात समीकरण कितना हो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो m का मान निकालना था। इसमें हम कुछ नहीं करना था, सीधे सीधे इसका मान हम निकाल लेते। देखिए समीकरण जो दिया गया था वो था 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m इक्वल टू 0, ये दिया गया था। अब इसमें क्या था, ये करने वाला क्वेश्चन था, बाकी तो सब विकल्पीय था, तो इसमें हमको लिखना पड़ता है कि अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4 इस चीज़ इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। देखिए बी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 का स्क्वायर माइनस 4, ये की वैल्यू हो जाएगी 3, और सी का वैल्यू हो जाएगा 2m इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए -12 का स्क्वायर फिर से 144, और ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, m इक्वल टू 0, फिर से m इक्वल टू क्या आ जाता, तो क्या आ जाता है 144/24, और उत्तर हो जाता है m की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो आ जाता 6, और आपको बहुत ही आसानी से 1 नंबर मिल जाता। फिर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है, ये हमारा दूसरे का था, अब हो गया दूसरे का खा। इसमें कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस का है साइन स्क्वायर 23 डिग्री, इसका हमको मान बताना था, और 1 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए इसके लिए क्या करते, इसको हम ऐसे लिख देते कॉस स्क्वायर 67, और इसको हम कर सकते थे साइन स्क्वायर 90 माइनस हम इसको कर सकते थे 67। देखिए अगर 90 मतलब 90 में से अगर 67 घटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से हमारा 23 ही आएगा। उसके बाद आगे क्या किया जाता है, देखिए ये हो जाता है कॉस स्क्वायर 67, और ये हो जाता अगर साइन 90 पे होता तो बदल के कॉस हो जाता, ये हो जाता कॉस स्क्वायर 67, और दोनों मान समान है, मतलब ये कितना हो जाता कट के 1 हो जाता। यहाँ से हम इसका दूसरे का खा नंबर भी कर सकते थे। उसके बाद फिर देखिए दूसरे का जो गा दिया गया है, दूसरे का गा कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था। देखिए इसमें क्या करना था, इसमें हमको सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का बहुत ही आसान फार्मूला होता है, वो होता है क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें हम गा में से लिख लेते जो चीज़ दिया गया है, तो लिख लेते दिया है त्रिभुज की ऊंचाई जो कि कितनी है, पूरा आप लिख लेते पेपर में अच्छे से 7 सेंटीमीटर, और फिर उसमें क्या दिया गया, त्रिभुज का आधार भी दिया गया है जो कि कितना है, जो कि है 14 सेंटीमीटर। तो हम लगा देते कि इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और गुणे में आधार गुणे ऊंचाई, यानी आधार है 14 और ऊंचाई है 7, तो ये जाता 2 7 14, और क्षेत्रफल आ जाता 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप तीसरा क्वेश्चन कर सकते थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की
मध्यिका निकाली। हमको इसमें क्या करना था, हमको इसमें प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका निकालनी थी। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमको प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिखने हैं और फिर उसको क्या करना है, सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उसी से भाग कर देना है। देखिए, सबसे पहले जो अभाज्य पूर्णांक है वो है 2, फिर है 3, उसके बाद 5। इसी प्रकार हम 10 पूर्णांक लिख लेते हैं अभाज्य। और उसके बाद आ जाता 23 और फिर आ जाता 29 और ये 10 हैं तो हम इसको क्या करते हैं, 10 से इसमें हम भाग कर देते। अब देखिए, तो हम लिख लेते हैं कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका। तो वो माध्यिका कितनी हो जाती है, सबको जोड़ने के बाद ये आता 129 और बटे में 10, यानी उत्तर हो जाता 12.9 हमारा उत्तर हो जाता। फिर देखिए, उसके बाद जो तीसरा प्रश्न कह रहा है, फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहा है संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या देखिए उसको लिखते हैं 26 है और कितना है 91, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते तो ये हो जाता 2 गुणे 13 और इसका कितना हो जाता है, इसका हो जाता 7 गुणे 13। देखिए एलसीएम में क्या आ जाता है, एलसीएम में जो दोनों कॉमन पहले उसको लिखते हैं, यानी 13 फिर है 2 और 7 और सभी को गुणा करके लिख देते तो ये एलसीएम कितना आ जाता है, एलसीएम आ जाता है 182। फिर हमको एचसीएफ निकालना था तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी 13 दोनों में कॉमन, तो एचसीएफ हो जाता है हमारा 13। यहाँ से हम तीसरे का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं और ये 2 नंबर का था। फिर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है पी के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी समीकरण दिए गए हैं, इसका बताना है कि एक अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए होता है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। देखिए यहाँ से जो समीकरण दिया गया है, समीकरण क्या है, समीकरण है पहला 4x प्लस PY प्लस का 8 इक्वल टू 0 और ये हो जाता 2x प्लस 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से जब मान निकालते हैं इसका तो ये क्या हो जाता है, A1 बटे A2 का मतलब हो जाता है 4 बटे 2 और फिर देखिए B2 बटे B1 का मतलब क्या होता है P बटे 2। मतलब क्या है कि अगर इसको हमको नॉट इक्वल टू करना है तो P की जो वैल्यू है वो 4 नहीं होनी चाहिए, तो 4 को छोड़ के बाकी सभी मानों के लिए क्या हो जाता, ये जो हमारा दिया गया समीकरण था इसकी जोड़ी का एक अद्वितीय हल हो जाता। यहाँ से आप इसको दूसरा कर सकते थे। फिर देखिए तीसरा प्रश्न जो है, तीसरे प्रश्न में कह रहा है, ये सिद्ध करने वाला है, इसमें एक चित्र बनाया हुआ है और कह रहा है कि इसमें आपको सिद्ध करना है कि ये भी का जो स्क्वायर है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं सारी चीज़ें जो दिया गया है। पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये देखिए चित्र, और फिर यहाँ से हम एक नाम लिख लेते हैं, तो ये है बी, ये है ये और ये सी और फिर ये डी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लिया जाए, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे दिया है, देखिए दिया क्या था, दिया था कि ये डी जो हमारा है वो लंब है किस पे, बी सी पे। थोड़ा चित्र देख लेते हैं। देखिए चित्र में क्या है, जो ये डी है ये बी सी पे लंब है। उसके बाद जो चीज़ हमको सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए मतलब क्या है कि ये जो हमारा ए बी है और ये जो सी डी है दोनों को जोड़ लिया जाए तो ये किसके बराबर होना चाहिए, बी डी, यानी ये और ये दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो सिद्ध करेंगे उसको लिख लेते हैं, यानी कि प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे वाले त्रिभुज में देख लेते हैं, यानी कि ये जो नीचे त्रिभुज बना हुआ है कौन सा, ये बी डी, या फिर ऊपर ही देख लिया जाए ये डी सी। मान लीजिए अगर ऊपर वाले देख रहे हैं तो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, ये डी सी में। तो जब ये डी सी में देखेंगे तो ये हमारा समकोण है, तो समकोण के सामने भुजा क्या होती है, देखिए ये डी सी में जब देखेंगे तो ये हमारा समकोण है और समकोण के सामने भुजा क्या होती है, वो हमेशा कर्ण होता है। और हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए कर्ण का मतलब हो गया ए सी का स्क्वायर, जो ए सी का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, ए डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के बराबर। इसको हम लाते हैं समीकरण 1। फिर हम ऐसे नीचे के त्रिभुज में देख लेंगे, तो नीचे का जो त्रिभुज है वो क्या है, वो है ये बी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज ये बी
डी में। देखिए इसमें अगर ये समकोण है तो ये भी क्या होगा, समकोण होगा। तो इसके सामने हो जाएगा, यानी ये भी हमारा हो जाएगा कर्ण। तो हम लिखेंगे ये बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। उसको बना लेते हैं क्या, इसको बना लेते हैं हम समीकरण 2। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। अब देखिए जब 2 में से 1 को घटाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। देखिए ये भी ए सी से घट जाएगा, इक्वल टू में देखिए हमारे पास ये है और फिर एक ये है, ए डी यहाँ भी है और एक बार माइनस में डी आएगा तो ए डी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा सिर्फ बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। लेकिन देखिए जो सिद्ध करना है वो क्या है, वो है ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो हम सी डी को क्या करते हैं, इधर पक्षांतर करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर। और ये जो माइनस का ए सी इधर है, जिसको पक्षांतर करेंगे इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। और यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता। फिर ऐसे ही देखिए जो इसमें अगला प्रश्न कह रहा है, चौथे प्रश्न कह रहा है कि एक घन दिया गया है, ठीक है, जिसका आयतन हमको दिया है। तो हम लिख लेते हैं कि घन का आयतन, और घन का आयतन कितना है, अच्छा वो दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब। हमको पता है कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है भुजा का क्यूब, यानी ये क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1331 सेंटीमीटर क्यूब। फिर देखिए यहाँ से ये बराबर क्या हो जाएगा, तो हम इसका निकालेंगे क्यूब रूट, यानी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है 6 ये स्क्वायर, यानी 6 और ये का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 और 11 का स्क्वायर होता है 121, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 गन्ने 6, 6 दूनी 12 और 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से हमारा तीसरा प्रश्न के भी हो जाता है।